हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी एरा। गांधी एरा से के साथ साथ हम बात करेंगे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए उन सारे आंदोलन के बारे में जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। ठीक है, काफ़ी जो है ये डेंजरस डिबेट का टॉपिक है जहाँ से लोग अलग अलग तरीके के, अलग अलग मानसिकता के, अलग अलग विचारों के लोग देखने को मिलते हैं। सबका नज़रिया एक जैसा नहीं है वर्तमान भारत में गांधी जी को लेकर। कोई गांधी जी को अपना आइडियल मानता है तो कोई गांधी जी को देश का सबसे बेकार नेता के तौर पे या देशद्रोही के तौर पे मतलब क्या ही उसको बोलने, अलग अलग तरह की अलग अलग विचारधाराएं है। ठीक है, कुछ पार्टी वाइज विचारधारा है तो कुछ जातिवाद के तौर पे विचारधारा है तो कुछ राजनीतिक तौर पे विचारधारा हमको देखने को मिलती है गांधी जी को लेकर। ठीक है, अगर भारत के अंदर आपको अंधभक्तों की संख्या काउंट करनी है तो बस उनसे महात्मा गांधी के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। अगर उसके विचार पॉजिटिव रहे गांधी जी को लेकर, अगर वो गांधी जी को एक अच्छा इंसान मानता है तब तो आप समझिए कि वो एक अच्छा इंसान है, वो सही है, वो अंधभक्त नहीं है। जो जिसके अंदर भी जरा सा अगर इस तरह की निगेटिविटी बने और वो कहें, सीधा गाली दे या अटपटांग शब्दों का यूज करता है गांधी जी को लेकर, तो समझ जाइए कि ऐसे लोग अंधभक्तों की श्रेणी में आप रख सकते हैं ऐसे लोगों को। इसमें बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, बहुत सारे अध्यापक हैं जो गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसा था, वो ऐसा था, वो चाहता तो भगत सिंह को बचा लेता, वो चाहता तो ये कर देता, वो चाहता तो देश का बंटवारा नहीं होता। तो एक दिन मैं इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। वास्तव में गांधी जी क्या थे वो एक दिन हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे और पूरी एविडेंस के साथ बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आकर बग देंगे। मैं एक मुस्लिम हूँ, गांधी जी एक ब्राह्मण हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक ब्राह्मण को सही साबित करने का, मगर इतिहास में जो सही है, जो परफेक्ट है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया और उनको इस तरह से समाज में जलील किया जाएगा तो ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं ऐसे ही शब्दों का यूज़ करूँगा। टीचर्स को भी मैंने देखा है, मतलब वो टीचर जिनको बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, उनकी ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है, वो खुद इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। वो टीचर हम जैसे हिस्ट्री से मैं 4 बार लगभग हिस्ट्री से मैं किया हूँ, लोग मुझे सजेशन देते हैं, मुझे बताते हैं कि गांधी जी ऐसे किए थे, गांधी जी वैसे किए थे। जो एमएससी और पीएचडी करे बैठे हुए हैं मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या बीकॉम के किए हुए हैं, वो सारे लोग जो है कि हिस्ट्री के बारे में सवाल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा तो हिस्ट्री यही पढ़ के बैठे हुए हैं। गजब गजब के समाज में लोग हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जब एक टीचर का, एक अध्यापक की मानसिकता, विचार एक पार्टी के हिसाब से चलने लगती है, एक नेता के हिसाब से चलने लगती है। ये लोग इतिहास को नहीं, ये लोग देखते हैं कि वो नेता भाषण, मतलब वो नेता जो एकदम अनपढ़ गवार होता है, उनके भाषण को सुनकर ये लोग सही और गलत का फैसला कर लेते हैं। व्हाट्सअप से पे आए हुए मैसेज को ये लोग सही समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पे जो भी आ जाते हैं इनके संगठन के द्वारा, उसको ही सही और उसी को ही सही करने में लगे रहते हैं। तो भाई इतिहास, मैं केवल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर आप देखें तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा, ऐसे शासक हैं जिनके बारे में बड़ी अलग तरीके से लोग दिखाया जाता है। जब ये लोग शिवाजी और संभाजी, जो कि एक सेकुलर थे, धर्मनिरपेक्ष राजा थे, और अगर उनको आप गहराई से पढ़ेंगे ना तो ये जो दंगे फसाद और ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, कभी आप नहीं करेंगे। हाँ, लोगों को लगता होगा कि वो मुस्लिम विरोधी थे, नहीं, उनके जैसा तो कोई राजा था ही नहीं। पूरे हिंदू साम्राज्य में, जो भारत के अंदर जितने भी हिंदू साम्राज्य रहे हैं, तो संभाजी और शिवाजी के जैसा कोई था ही नहीं। उन्होंने मस्जिदों को संरक्षण दिया था, उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उनकी सेना में जो है कि लगभग आप मान के चलिए कि 100% सेना में आपको 40% मुस्लिम सेना थे शिवाजी की सेना में। शिवाजी की सेना ही थी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के लगभग, जिसमें 60,000 मुस्लिम सेना थे। उनकी जो सबसे ऊंचे कमांडर थे उसमें 13 मुस्लिम थे। वही जो है कि शिवाजी के मरने के बाद संभाजी की सेना में आ गए। तो छोड़ो, मैं कहाँ का बात कहाँ लेके जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि यार इस तरह से नफरत मत फैलाओ सोशल मीडिया पे। लोगों को सत्ता में आना है, कोई और काम करके आ जाओ, अगर नफरत फैलाकर सत्ता में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, मैं उस टॉपिक को भी लेकर आऊँगा कि संभाजी क्या थे, शिवाजी क्या थे और उनके विचार क्या थे। मैं भगत सिंह के बारे में बात करूँगा। कम से कम भगत सिंह को नहीं, संभाजी शिवाजी, तो भगत सिंह को ही फॉलो कर लो। वो भी धर्मनिरपेक्ष थे, उन्हें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया।
देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। किसी एक को आइडियल मानकर उसी उन्हीं के विचारों को लेकर चलो ना। संभाजी, शिवाजी और भगत सिंह, इन तीनों में से किसी एक को ही आइडियल मान लो, पढ़ लो उनके बारे में अच्छे से, कितने बड़े संगठन से होगे, तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। पर नहीं, केवल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से आए हुए मैसेज को पढ़ना है और उसी पे लग जाना है। खैर चलिए, तो मैं बात कर रहा था गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी 1915 से 1948 तक, अब 1915 से 1948 तक का मतलब यह है कि गांधी जी ने भारत में, यानी कि अफ्रीका से 1915 में आए और 1948 तक वो जीवित रहे। 1948 में दिल्ली के अंदर नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। ठीक है, तो एक गांधी युग का टाइमिंग ये है। कुछ लोग गांधी युग के टाइमिंग को 1917 में, जब इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया था भारत के अंदर चंपारण का, तो 1917 से लेकर 1947 तक करते कि भाई उन्होंने, इनका जो उद्देश्य था 1947 में, उन्होंने उसको पूरा कर दिया। तो कुछ लोग 47 करते हैं, कुछ लोग जो है 48 भी कर देते हैं। कुछ लोग इनका टाइमिंग जो है कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय से लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से लेकर 1919 में शुरू होता है, तो 1919 से लेकर 1948 तक जो है गांधी एरा या गांधी युग को वो रखते हैं। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। तो एक बार फिर से सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनके पुत्र कौन थे? तो इनके 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों से कहीं पर भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इनके जो पुत्र हैं, ठीक है, इनके जो 5वें पुत्र है जिनका नाम है जमनालाल बजाज। वास्तव में ये इनके पुत्र नहीं होते, मगर इनकी बहुत सेवा सत्कार करने की वजह से गांधी जी काफ़ी इंप्रेस हुए और इन्होंने इन्हें अपना 5वां पुत्र मान लिया। तो गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम क्या था? तो वो था जमनालाल बजाज। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। जन्म हुआ था पोरबंदर यानी कि गुजरात में, मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ठीक है, जन्म को उनके हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही अगर बात किया जाए तो मृत्यु को उनको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ा दिए, बस एक बार रिवीजन करा दिए। इनके गुरु की अगर बात करें तो 3 हमको गुरु इनके देखने को मिलते हैं। मेन जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उनके राजनीतिक गुरु के बारे में पूछे जाते हैं, और उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके आध्यात्मिक जो गुरु थे ये श्रीमद राजचंद्र थे। ठीक है, राजचंद्र थे। इनके दार्शनिक गुरु जो थे वो लियो टॉलस्टॉय थे। ठीक है, इनकी आत्मकथा जो थी वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, और इनकी शिष्या मीरा बेन थी। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हो चुका है, बस एक रिवीजन के तौर पे हमने बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि गांधी जी 1888 में लंदन के लिए रवाना हुए थे और 1891 में वे भारत के लिए वापसी किए। फिर 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए दादा साहेब अब्दुल्ला के लिए, मतलब कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, जो कि एक गुजराती थे। ठीक है, उसके बाद 1906 में गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह, पहला आंदोलन अफ्रीका में ही शुरू कर दिया था, और अफ्रीका में उन्होंने काले और गोरे की यानी रंगभेद की नीति का भी मतलब कि रंगभेद की नीति को लेकर भी आंदोलन किए थे। इन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ भी अफ्रीका के अंदर आंदोलन किए थे, इन गोरे और काले को भेद को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत आते हैं, और भारत में आते ही सबसे पहला वो काम क्या करते हैं, तो गुजरात के साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और स्थापना करने के बाद अब वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरीके से लग जाते हैं, देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि उनकी जो आंदोलन थे वो कौन से थे, उनके जो आंदोलन थे वो कौन से थे। तो आइए, इनके आंदोलन को याद करने के लिए सबसे पहले हमको एक ट्रिक याद करने की जरूरत है।
लाइन नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा पहले से लिखना चाहिए था। असहनीय चोरी की सभी ने डंडा मार नमक बना भारत छोड़ा। चोरी की सभी ने डंडा मार नमक बना भारत छोड़ा। ठीक है, तो ये गांधी जी के आंदोलन को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप गांधी जी के सारे आंदोलन को आराम से और अच्छे से याद कर सकते हैं। इसे एक पोयम के तौर पे आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है, चंपारण। ये क्या है, चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद हम अगला जो आता है वो है कौन सा, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या सत्याग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बाद अगला जो आंदोलन है वो है खिलाफत। वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद अगला जो है वो है असहयोग। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद जो है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हम बात करेंगे दांडी मार्च। दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के बाद हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये गांधी जी के सारे आंदोलन है। चंपा ने अहमद के खेड़ा के खिलाफ असहनीय चोरी की, सभी ने डंडा मार नमक बना भारत छोड़ा। ठीक है, तो ये चंपा थी। चंपा ने अहमद के खेड़ा के खिलाफ ऐसा चोरी की कि जो क्या था वो असहनीय था। असहनीय चोरी की, सभी ने डंडा मार नमक बना भारत छोड़ा। अच्छा, पहले इसके टाइमिंग की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर दूसरी बात करेंगे। चलिए, चंपारण की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1917 में। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1918 में। खेड़ा की अगर हम बात करें तो ये भी हुआ था 1918 में। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1920 में। चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये हुआ था 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1930 में। दांडी मार्च की बात करें तो ये भी हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये भी हुआ था 1930 में।
भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो ये भी हुआ था 1942 में, 1942 में। ये इसके डेट और टाइमिंग है, ठीक है। तो अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे तो आपको डेट भी बड़ी आसान तरीके से याद हो जाएगा। जिन बच्चों का, जिस स्टूडेंट का ये नज़रिया रहता है कि इतिहास में याद करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो डेट होता है, अगर डेट को आप क्रम से व्यवस्थित तरीके से अगर आप बैठा लेंगे, रख लेंगे तो बड़ी आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब यहीं पे देख लिए 17, 18, 18, फिर 19, फिर 20, फिर 22, 22 के बाद 30, 30 में 3 आंदोलन आ गए, ठीक है, 30 में 3 आंदोलन आ गए। उसके बाद एक 1942 में, सारे डेट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें हैं अभी इसमें, बाकी उसको भी पूरा कर देते हैं। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। अहमदाबाद तो अहमदाबाद में है। खेड़ा कहाँ पे है? तो खेड़ा है गुजरात में। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, खिलाफत आंदोलन जिस टाइम हुआ था उस समय भारत में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, इसी समय हुआ था जलियांवाला बाग क्या? हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 1919 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था उधम सिंह, ठीक है। तो उस उधम सिंह के बारे में भी बताएंगे, मगर जब हम डिटेल बताएंगे, नहीं तो ये लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा। अभी ट्रिक ही केवल समझिए, जब हम पार्ट वाइज बताएंगे तो हम बताएंगे कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, और साथ में ये भी बताएंगे कि इसी में एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह, उन्होंने क्या किया था उस ब्रिटिश हुकूमत के साथ, ठीक है। असहयोग आंदोलन हो गया था, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। अब ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही, उसी के अंतर्गत ही दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह हुआ था। अब दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, केवल नाम अलग है, सेम काम है। यानी कि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यात्रा किया था। कहाँ से? गुजरात के साबरमती से गुजरात के दांडी के लिए। तो गुजरात के साबरमती से गुजरात के दांडी तक जो उन्होंने पैदल यात्रा किया था, उसी को हम दांडी मार्च कहते हैं। और वहां पहुंचकर जिस नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया था, नमक को बनाया था, उसी को नमक सत्याग्रह के तौर पे जाना जाता है। तो ये तीनों काम 1930 में होते हैं, ठीक है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ध्यान दीजिएगा कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, मगर ये शब्द किसके थे? तो यूसुफ मेहर अली का थे, ठीक है। यूसुफ मेहर अली, ये शब्द यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और इसे हाईलाइट किया किसने? गांधी जी ने। वैसे ही जब भारत में साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जाता है, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी देने वाला यूसुफ मेहर अली ही था, ठीक है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, एक एक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मेरे लेक्चर से किसी को ठेस या किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट ये है कि आप इतिहास को अच्छे से सही तरीके से पहले जान ले, उसके बारे में पढ़ ले। किसी की छवि को गलत साबित करने के लिए, गलत बताने से पहले आप उसके बारे में सही तरीके से आप जान लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि वो सही था या गलत था, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।